नमस्कार। शख्सियत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बस्तर विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नित नए कार्य संपादित किए जा रहे हैं और अब आने वाले समय में नगरनार स्टील प्लांट भी आरंभ होने वाला है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि इसके आरंभ होने से रोजगार के नए अवसर बस्तर के स्थानीय निवासियों को मुहैया होंगे, साथ ही बस्तर वासियों का भविष्य सुखमय होगा। इसके अतिरिक्त हमारे बस्तर में और कई संभावनाएं हैं। पिछड़े कहे जाने वाले बस्तर में इससे काफ़ी कुछ अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। संभावनाओं का आकलन और इसे मूर्त रूप देने के लिए जिला के प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हमारे साथ हैं ऐसे ही जिले के एक आला प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय रजत बंसल साहब जी। सर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे बस्तर कलेक्टर रजत बंसल जी से बस्तर के विकास के कार्यों के बारे में, संभावनाओं के बारे में और कुछ उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। रजत जी, सबसे पहले हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि बस्तर एक पिछड़ा क्षेत्र है, इसे पिछड़ा कहा जाता है। ऐसे जिलों में विकास की संभावनाएं ढूंढना बहुत ही कठिन कार्य है, तो बतौर प्रशासनिक अधिकारी आप परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं? मैं मानता हूं कि बस्तर जैसे क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं विकास की, लेकिन विकास क्या है, इस सवाल का उत्तर हर किसी के लिए अलग अलग है। तो इस सवाल का उत्तर हम उन्हीं से लें जिनके लिए हम विकास करना चाहते हैं। तो विशेष रूप से बस्तर में मेरा व्यक्तिगत रूप से यही प्रयास रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश भी यही रहा है हमको, कि जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जो उनकी मांगें ऐसी हैं जो कई सालों से नहीं पूरी हो पा रही हैं और जो हम कर सकते हैं अपने नियमों के दायरे में रहते हुए, उसको हम लोग विकास की परिभाषा में लें। तो जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, जब स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती है तो हम जनरली देखते हैं कि बड़े बड़े अस्पतालों की बात होती है। बस्तर में भी जगदलपुर में जो महारानी अस्पताल है उसका पूरी तरह से एक नया स्वरूप दिया गया है उसको हाल में ही। लगातार और भी इस तरह के बड़े काम हो रहे हैं। लेकिन क्या गरीब आदिवासी को स्वास्थ्य सेवा पहुंच रही है? उसके लिए यदि हम हाट बाजार क्लिनिक योजना की परिकल्पना देखते हैं राज्य शासन की, तो जब वो हाट करने जाए हमारा गांव का आदिवासी, हमारे ग्रामीण, तब उसको साथ में स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए। तो ये सोच जो है ये दिखाती है कि कैसे हम लोगों के जो रोजमर्रा के जीवन से जुड़ करके उनको हम सुविधा पर पहुंचा पाएं, और निश्चित रूप से उसमें लगातार छत्तीसगढ़ शासन काम कर रही है। जी सर, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और काफ़ी जनप्रिय हैं, लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो जो भी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है उसमें जो स्थानीय निवासी होते हैं उनका जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है? और जब ऐसी स्थिति आती है कि स्थानीय जनता असहमत होते हैं कई मुद्दों पर, तो ऐसे में किस तरह से निर्णय लिया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं मानता हूँ कि कोई भी काम हम जो कर रहे हैं, यदि जो उसके संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं, जो उससे लाभान्वित होने वाले, प्रभावित होने वाले जो व्यक्ति हैं, यदि वो पूर्णतः उस प्लानिंग में इन्वॉल्व ना हो, तो मैं मानता हूँ वो काम कभी भी एक स्थायी रूप से सफल नहीं हो सकता। हम एक आंशिक सफलता जरूर हासिल कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब हम लाला जगदलपुरी लाइब्रेरी का जब हम काम कर रहे थे, उस समय ना सिर्फ हमने आसपास के लोगों से, जो संबंधित जनप्रतिनिधि हैं उनसे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से, जब बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे युवक युवती, उनसे भी हमने बात की, उनसे राय ली, उनको दिखाया कि ये कैंपस आने वाला है, इसमें क्या सुझाव होना चाहिए। कई उनके ऐसे सुझाव थे जो कि हम लोग प्लानिंग स्टेज पे ही उसको इम्प्लीमेंट कर दिए। तो कई बार होता है कि हम प्रशासनिक अधिकारी के नाते निर्णय लेते हैं, बड़े निर्णय लेते हैं, प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, वो प्रोजेक्ट बन जाता है, उसके बाद जो उसको उपयोग करने वाला व्यक्ति होता है वो आता है और वो बोलता है, अरे यार उपयोग करने में मुझे ये कमियां हैं। तो जैसे जब हम बादल बनाए, तो बादल में बनने के बाद नहीं, बादल जब थोड़ा सा भी उसका एक आधार आ गया था, एक रूप लेने लगा था वो, तब हमने सारे कलाकारों को लेके गए हम बस्तर के, और वहां पर बैठे, एक बिल्डिंग साइट में बैठे, वहां पर बात की चाय के ऊपर कि भाई अब आप ये देख रहे हैं, ये प्लान है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने ऐसी चीजें बताई कि हमको एक स्टूडियो भी चाहिए, हमको ओपन एयर थिएटर तो है यहाँ पर, हमको एक डांस का एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो सारी चीजें उसी समय बन गई, चेंज नहीं करना पड़ा। और मैं मानता हूँ इससे बहुत हमको सफलता मिलती है, ना सिर्फ लोगों के बीच में विश्वास एक जगाने के लिए कि भाई जो प्रशासन कर रहा है उन्हीं के लिए कर रहा है, जो कि वास्तव में सच्चाई है, बल्कि साथ में बेहतर प्लानिंग के लिए। क्योंकि मैं बंद कमरे में बैठ के, चाहे या फिर फील्ड में भी जाके, अकेला मेरा दिमाग लग रहा है वर्सेस
इतने सारे लोगों का लग रहा है, साथ में वो लोग जो कि उस फील्ड में कहीं ज़्यादा मुझसे जानते हैं। आज की डेट में हमारे साहित्यकार लाइब्रेरी के बारे में मुझसे कई गुना ज़्यादा जानते हैं, हमारे कलाकार बादल में जो चीज़ें हो रही हैं, जो गतिविधियां हो रही हैं, उसके बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो निश्चित रूप से ये स्टाइल रहा है और इसका बहुत अच्छा हमको परिणाम भी देखने को मिला है। निसंदेह सर, आपने ये जो बादल की बात कही कि बस्तर की जो लोक संस्कृति है, जो लोक साहित्य है, उस जो विलुप्ति के कगार पर न जाए, इसके लिए आपने बादल की जो स्थापना की है, बहुत अच्छी पहल है। सर जी, एक बात मैं ये पूछना चाहूँगी कि गोल बाजार का जो मुद्दा है, गोल बाजार के उन्नयन का जो मुद्दा है, वो व्यापारियों और प्रशासन के बीच थोड़ी सी टकराहट की स्थिति देखने को मिली है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल भी टकराहट नहीं है। गोल बाजार, पहली बार हम लोग जब गोल बाजार में गए थे, हमारे पास प्लान भी नहीं था। हम गए, पहले उससे पहले मेरे दौरे हुए थे कई बार, साइकिल में एसपी साहब के साथ हम लोगों ने संयुक्त दौरे किए थे, तो कई बार मैंने समझ एक विकसित की थी कि गोल बाजार में यदि काम करना चाहें तो हो सकता है, काम बहुत आसानी से हो सकता है। तो हम बिना किसी प्लान के व्यापारियों के पास गए थे। हमने बोला कि हमारी मंशा है, अगर आप बोलते हो करना चाहिए तब हम सोचेंगे, नहीं तो फिर हम मेहनत ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यापारी वर्ग में बहुत जल्दी अफवाह फैलती है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जो कि बहुत ज़्यादा कई सारे फोर्सेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है और रोज़मर्रा का इनका जीवन यापन होता है। तो छोटी छोटी अफवाहें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं कई बार, और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में निश्चित रूप से एक अफवाह रहती है। तो हमने सबसे पहले जाकर के खुले मन से उनसे बात की कि ये प्लान हो सकता है, इसमें आपका क्या सुझाव। उन्होंने कई सारे सुझाव भी दिए कि भाई हमारे इस तरह के हमारे पास व्यापार हैं, उसको अलग अलग कर सकते हैं। जो महात्मा गांधी जी को समर्पित जो एक क्षेत्र है उसको रखना चाहिए, वैसे कि वैसे उसका रूप नहीं बदलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आई। फिर हमने बोला ठीक है, आपके सुझाव हमने नोट किए हैं, अब हम बात करते हैं आर्किटेक्ट से कि वो उन सुझावों के साथ कुछ हो सकता है कि नहीं। फिर प्लान बना, हम फिर बैठे, उसमें कुछ सुझाव आए, हमने उसको ठीक करके हम फिर बैठे। तो आज जो काम शुरू हुआ है ये सबके जुड़ाव से ही शुरू हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब इसका भूमि पूजन करने आए थे तो आपको जानकारी होगी कि लगभग आधा घंटा व्यापारियों के साथ बैठ करके उन्होंने उनसे इसी बात पे चर्चा की थी। और अभी भी जो थोड़े बहुत जो डाउट्स हैं लोगों के मन में, वो ये है कि शासन से वो कुछ रिलीफ चाह रहे हैं कि राशि को लेकर के, उसको लेके, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनसे बोला भी था कि एक बार प्रोजेक्ट जब अपना स्वरूप ले लेता है, उस समय पे कैबिनेट में या जहां भी निर्णय करने की आवश्यकता होगी, नियम से उसको करने का प्रयास किया जाएगा। तो किसी प्रकार की टकराहट नहीं है। निश्चित रूप से कुछ वर्ग होता है जो टकराहट करवाना चाहता है, वो हमारे दुर्भाग्य है हमारी व्यवस्थाओं का कि ऐसे वर्ग भी हैं, लेकिन बहुत ही सकारात्मक रूप से सब चीज़ें चल रही हैं। और हमारा भी शुरू से ही ये रहता है प्रशासन की तरफ से कि हम आप ही के लिए कर रहे हैं, तो और आप साथ में शुरू से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर चीज़ बनेगी और उसका बेहतर उपयोग आप कर पाएंगे। जी सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि गोल बाजार आने वाले दिनों में बहुत ही व्यवस्थित रूप से हमारे सामने होगा। सर जी, आपने जगदलपुर शहर को लेकर कई विकास कार्य किए हैं, जैसे कि दलपत सागर सौंदर्यीकरण, लाला जगदलपुरी ग्रंथालय, खेल के मैदानों का उन्नयन। तो इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जो बस्तर वासियों को नसीब में मिली है कि वो कुछ अच्छा कर सके। साहित्यकार, कलाकार सभी इससे जुड़े हुए हैं। तो आने वाले दिनों में शहर में इस तरह की और क्या क्या योजनाएं हैं? बहुत योजनाएं हैं। हम चाहते हैं कि बस्तर को सिर्फ इस देश में ही नहीं, जी, पूरे विश्व में एक सकारात्मक सोच के लिए जाना जाए, एक सकारात्मक पहचान मिले। आज ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं हमारी पहचान ही एक नेगेटिव हो गई है थोड़ी, कि तो कैसे हमारे पास जो इतनी रिसोर्सेज हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, जो चीज़ें हम आज कर रहे हैं वो पूरा संसार घूम करके वापस आ गया है। हमारे यहाँ के आदिवासी रागी कोदो कुटकी खा रहे हैं, सदियों से खा रहे हैं, पूरा संसार चावल और सब चीज़ें करके वापस अब उस पर आ गया है। तो हम जो चीज़ दिखा रहे हैं, हम आज भी अपने जंगल को बचा के रखते हैं, जंगल को एक देवी देवता का स्वरूप मानते हैं, पेड़ पौधों को उस तरह से रखते हैं, बच्चों को रोज़मर्रा के जीवन में एक जुड़ाव देखते हैं प्रकृति के साथ। पूरी दुनिया घूम करके वापस वहीं आ रही है। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ जो ट्रेडिशनल परंपरागत जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अगर हम अच्छे से चैनलाइज करें तो बस्तर पूरे विश्व को दिशा देने का काबिल है। और जिस तरह से जो हम प्रोजेक्ट्स अभी लिए हैं, चाहे आपने अभी बादल की बात कही, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट और लिटरेचर, ये पहली एक ऐसी एकेडमी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच थी कि बस्तर के आदिवासियों के लिए कुछ ऐसी एक जगह होनी चाहिए जहां पर वो सिखा सके। आज की डेट में हल्बी और गोंडी सीखने का कोई साधन नहीं है, तो एक एकेडमी के रूप में वहाँ कोर्सेज होंगे, डिप्लोमा कोर्सेज होंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे बस्तर के डांस फॉर्म्स को लेकर के। जब हम और डांस फॉर्म सीख सकते हैं, हम हर तरह के, आज हम सालसा करना चाहें या जो अलग अलग जुम्बा के लिए बहुत सारी क्लासेस हैं, तो हम बस्तर का लोक नृत्य क्यों नहीं सीख सकते।
यदि सीखना चाहें तो इस तरह के प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं। स्पोर्ट्स को लेकर के भी बस्तर के जो यहाँ के स्थानीय युवा हैं उनमें एथलेटिक्स को लेके, आर्चरी को लेकर के एक नैसर्गिक प्रतिभा है। ये गुलेल लेकर के चिड़ियों को मारने बच्चे जाते थे, अब थोड़ा कम हो गया है। तो हम चाहते हैं कि वो जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसको आर्चरी में हम चैनलाइज करें। तो आर्चरी का राज्य स्तर का स्टेडियम का भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है उसकी। तो इस प्रकार से जितनी भी कार्य योजना है वो इस दृष्टिकोण से है कि सिर्फ अगले 5 साल 10 साल के लिए नहीं, बट हमेशा के लिए बस्तर का एक ऐसा पहचान बने कि विश्व में जब आदिवासी संस्कृति की बात हो, जब आदिवासी पृष्ठभूमि की बात हो, तो बस्तर को उसका एक कैपिटल और एक राजधानी के रूप में देखा जाए। सर, आपने अभी बात कही कि बस्तर की लोक संस्कृति के बारे में, लोक कलाकारों के बारे में, लेकिन जब हम बात करते हैं साहित्यकारों के बारे में, तो साहित्यकारों के लिए कोई ऐसा कोई जगह नहीं है कि साहित्य मंथन हो सके या साहित्यिक आयोजन हो सके। तो इस दिशा में आप क्या कुछ कई लोगों से साहित्य के दिशा में जो जुड़े हैं उन लोगों से बात हुई, तो उन्हीं का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ जो 24 घंटे लाइब्रेरी चलती है, मैं मानता हूँ कि पूरे देश में अगर हम देखेंगे कितने शहरों में 24 घंटे संचालित होने वाली एक फुल्ली फंक्शनल मॉडर्न लाइब्रेरी है, तो चुनिंदा ही होंगे। और ख़ास तौर पे बस्तर जैसे क्षेत्र जहाँ पर सुरक्षा को हमेशा लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर 24 घंटे जो लाइब्रेरी चल रही है बीच हृदय स्थल में, उसका नाम लाला जगदलपुरी जी के ऊपर हुआ। वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश था कि हमको बस्तर के जो साहित्यकार हैं, जो कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस करते आ रहे हैं, उनको जगह देनी है सामने। आज आप बादल के एक एक उसमें देखेंगे तो अलग अलग जो हमारे क्रांतिकारी हैं तो उनके ऊपर नाम है। साहित्य को लेकर के अगर देखें तो जो हमारी लाला जगदलपुरी लाइब्रेरी है उसमें इस तरह से उसको विकसित किया गया है तो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो जगह रहेगी, बट साहित्यिक चर्चाओं के लिए भी वो एक स्पॉट बनेगा। साथ में अभी बस्तर आर्ट गैलरी जो हमने बनाई है दलपत सागर के पास, वो भी इसी प्रकार से उस दृष्टिकोण से बनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रचनात्मकता वाली चीज़ों में वहाँ पर साथ जुड़ करके एक माहौल बने, शहर के बीच भी रहे, बहुत दूर भी किसी के लिए ना हो, और मिल करके बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हो जो कि उस जगह का प्रोडक्ट हो। और इसका प्रयास हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अभी भी जब साहित्यिक बहुत सारे यहाँ पर आंचलिक आयोजन होते हैं, अभी हाल में ही बादल में कविताओं का एक आंचलिक आयोजन हुआ था जिसमें बीजापुर के गांव से, बिहड़ एरिया से लोग आकर के हल्बी गोंडी में अपनी कविताएं बताए थे। तो अब बादल हो गया, बस्तर आर्ट गैलरी है, लाला जगदलपुरी लाइब्रेरी है, ये सब एक प्लेटफॉर्म हो गए हैं कि हमारे लोग यहाँ पर आए। अब हमारा जो अगला काम है जो जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ के जो प्रोडक्ट है उसको हम फ्यूजन करें। क्यों नहीं हम बॉलीवुड हॉलीवुड के साथ फ्यूजन करके, जैसे आज आप पंजाबी टोन लगभग हर बॉलीवुड गाने में जो भी तेज बीट का होता है उसमें सुनती हैं, क्यों हमारी आदिवासी परंपरागत जो टोन्स हैं वो क्यों नहीं आ सकती हैं? हमारे हल्बी के बोल क्यों नहीं रैप के रूप में आ सकते हैं? हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे युवा हैं जो कि बहुत अच्छी हल्बी में रैपिंग करते हैं। तो इस प्रकार अब अगला कदम है कि दुनिया को हम अपना दिखाएं। अभी हम कम से कम अपनी चीज़ों को, जो हमको कहीं मौका नहीं मिल रहा था, अब हमको मौका मिल रहा है, हम आपस में कर रहे हैं, अब उसको देश तक, दुनिया तक उसको ले जाना है। जी सर, निसंदेह बस्तर की जो लोक संस्कृति है अनूठी न केवल अनुकरणीय भी है सर। सर, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ये बात कही कि जो स्वास्थ्य का मसला है बस्तर वासियों के लिए, यहाँ हम देख रहे हैं महारानी अस्पताल में भवन तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब बात उपचार की आती है, डॉक्टरों की आती है, नर्सेस की आती है, तो कुछ कमी सी होती है लोगों में ये चर्चा होती है कि हाँ बिल्डिंग तो अच्छा है लेकिन यहाँ सुविधाएं अच्छी नहीं हैं। डिमरापाल भी है हमारे पास, बहुत अच्छा एक स्वास्थ्य सुविधा के रूप में हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ भी हम देखें तो जो स्टाफ की कमी है उससे बस्तरवासी जूझ रहे हैं और उपचार में कहीं न कहीं कुछ कमी होती है तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे में इस दिशा में आप क्या? बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बोला कि चाहे महारानी अस्पताल हो चाहे डिमरापाल हो, अभी हाल में ही एक और डिमरापाल में ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जॉइंट वेंचर के रूप में एक बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बन रहा है। आने वाले समय में कोपागुड़ा क्षेत्र में एनएमडीसी का भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने का है। हम लोग ये बार बार इस बात को रखते हैं कि हम बिल्डिंग तो बना देते हैं, लेकिन मुद्दा डॉक्टर का भी पैसे का नहीं है। आज हम खर्च करने को तैयार हैं, डॉक्टरों के लिए हमने वीआईपी क्वार्टर्स बनाए हैं डिमरापाल साइड में, पर उस लेवल के विशेषज्ञ यहाँ पर आकर के काम नहीं करना चाहते। वो एक समस्या है जिससे हम जूझ रहे हैं। अभी हाल में भी इसकी चर्चा उच्चतम स्तर पे भी हुई थी। साथ में अभी एक अच्छी खबर आगे के लिए ये है कि हमारे पढ़ाए हुए यहीं के युवक युवतियाँ अभी डॉक्टर बन रहे हैं।
जो युवोदय एकेडमी में लगभग 45 बच्चों को हमने कोचिंग दी, उसमें से 30 से ज़्यादा फर्स्ट लेवल क्रॉस कर गए। उनमें से कुछ लोग अभी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए MBBS में एडमिशन लिए। तो निश्चित रूप से अगर भविष्य की बात देखें तो हमारे जब बच्चे बनेंगे तो उनको यहाँ पर आ करके नौकरी करने में या लोगों की सेवा करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन वर्तमान में ये एक चुनौती है। इस चुनौती को सामना करने के लिए हम भी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से लगातार समन्वय कर रहे हैं और निवेदन यही कर रहे हैं कि जो सुपर स्पेशलिटी की जो फील्ड्स हैं उनके डॉक्टर्स के लिए हम लोग यहाँ पर उनको लाने के लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। बट और साथ में टेलीमेडिसिन की सुविधा कि रेफरल हमारा भौतिक रूप से हमारे यहाँ के लोगों को विशाखापट्टनम या हैदराबाद ना जाना पड़े, यहीं से ही महारानी हो चाहे डिमरापाल हो, वहीं से ले टेलीमेडिसिन की कंसल्टेंसी हो जाए, उसके लिए भी हम लोग अभी बात कर रहे हैं। कई बड़े हॉस्पिटल्स, अपोलो जैसे हॉस्पिटल से हमारी चर्चा चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसका भी परिणाम आएगा। जी सर। सर अभी आपने युवोदय की चर्चा की, तो ये युवोदय क्या है सर? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, युवोदय एक वॉलेंटियर प्रोग्राम है। वॉलेंटियर प्रोग्राम मतलब जो लोग भी इससे जुड़े हैं, जो लोग भी आपको युवोदय की टी-शर्ट पहने घूम रहे हैं, देखते हैं, लगभग सभी लोग हमारे एक स्वयंसेवी के रूप में शासन के साथ जुड़े हैं और उनका एक ही मकसद है कि अपने आसपास किसी और के लिए कुछ करना। तो इस भाव के साथ लगभग आज की डेट में बस्तर जिले की बात करें तो 5000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हैं। जब भी कोई शासन के सामने चुनौती आती है, प्रशासन के सामने कोई भी चुनौती आती है, चाहे अभी हाल में है कि कोविड टीकाकरण को लेकर के कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे थे जहाँ पर लोगों को जागरूकता नहीं थी और भ्रम जो होता है, भ्रम बहुत जल्दी फैलता है और कई बार हम देखते हैं कि प्रशासन का जो तर्क है या फिर जो तर्क साइंटिफिकली प्रूवन है वो पहुंचने में समय लगता है या वो पहुंचते इतना समय लग जाता है कि वो नहीं हो पाता है। तो युवोदय के माध्यम से जब गांव के ही वॉलंटियर स्वयं सेवक हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके माध्यम से जब हम काम करते हैं, तो चाहे कोविड टीकाकरण हो, चाहे वो मोहल्ला क्लास हो, जब कोविड में सारी क्लासेस बंद हो गई थी तब हमारे खुद के ऐसे युवक युवतियों ने बच्चों को बैठा के मोहल्ला क्लासेस के रूप में की थी। आज वो जब स्कूल खुल गया है तो वो एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस के रूप में काम कर रही है बिना किसी पैसे के। तो वो मुफ्त में वो बच्चे शाम को जो लॉस हो गया है पढ़ाई का कोविड काल के चलते उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो ये रेमेडियल क्लासेस बन गई हैं। तो इस प्रकार के अनेकों काम हमारे वॉलंटियर्स कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं कुपोषण की तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत हम लोगों को एक दायित्व दिया गया था कि इसको जन क्रांति के रूप में करना है, एक प्रोग्राम के रूप में नहीं करना है कि बस कुछ बांटना है बांट दिया। तो जन क्रांति के लिए हमने वॉलंटियर से संपर्क किया, उनसे बात की, उनको बताया, उनको प्रोत्साहित किया कि आप एक सुपोषण वाटिका बनाइए अपने आंगनवाड़ी में और श्रमदान से बनवाइए। जब आपकी सुपोषण वाटिका अच्छी बन जाएगी तो फिर हम प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि देंगे। पहले क्या होता था कि सुपोषण वाटिका के नाम पे पैसा जाता था तो उससे ओनरशिप नहीं होती थी लोगों की। अब वॉलंटियर्स लोगों को इकट्ठा करके मोबिलाइज करके अपने श्रमदान से काम कराते हैं और उसका होता है कि पंचायत को हम अपनी ओर से जो भी प्रोत्साहन देना होता है वो देते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं सब लोग जुड़ते हैं। हमारा उद्देश्य ये है युवोदय के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, खासतौर पर बस्तर की जब हम बात करें तो पूरे विश्व में हम इसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नक्सल की भी जो भावना जो लोग उनको सिंपथाइज करते हैं वो भी यही बोलते हैं कि सरकार और लोगों के बीच में बहुत दूरी है, उसको भरना है, वो एक गैप जो है उसका ब्रिज करना है। युवोदय को मैं उस सेतु के रूप में देखता हूं जो कि सरकार और आम नागरिकों के बीच में एक सेतु का काम करे, उनको जोड़ने का काम करें, भावनात्मक रूप से भी, प्रशासनिक रूप से भी। और लगातार हमको अच्छा फीडबैक मिलता है युवोदय वॉलंटियर्स के माध्यम से कि वास्तव में जो सरकारी तंत्र हमारा फीडबैक दे रहा है वो कितना सही है, वो हम चेक करा सकते हैं। तो हजारों चीज़ों में युवोदय रोज हमारे काम आते हैं और आपके माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करूंगा जो भी दूसरों के लिए कुछ करना चाहें, अपने समाज के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपने दूसरों के लिए, बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, राशि नहीं है, लेकिन हमारे पास एक सर्टिफिकेट ज़रूर है और भावनाएं हैं और आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो आपका है और निश्चित रूप से युवोदय से जुड़ सकते हैं। जी सर, बहुत ही सराहनीय पहल है सर। सर एक मेरा ये सवाल था कि जैसे आप बहुत कम ही उम्र में IAS की सेवा में आ गए हैं। पहले ये सोचा जाता था कि जो अनुभव है वो IAS में काम आता था, लेकिन अब कम उम्र में लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं। तो इसका असर, जो निर्णय की जो क्षमता होती है वो कितना, अगर अपन तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो सर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं अपना व्यक्तिगत राय बता सकता हूँ इसमें। मैं मानता हूँ कि अनुभव एक्सपोजर से आता है और
जब मैं आईपीएस में था पहले अटेम्प्ट में, तो मैं देश के सबसे यंगेस्ट आईपीएस उसमें था, पहले अटेम्प्ट में हो गया था। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मैं आईएएस में आया लगभग 24-25 साल की उम्र में। तो निश्चित रूप से उम्र तो था। जब आईपीएस में जब मैं था तो जानबूझ के मैंने मूछें भी बड़ी बड़ी रखी थी कि जब मैं फील्ड में जाऊंगा तो पता चले वो जो थानेदार है, जो टीआई है, वो मुझे अपना बच्चा समझ के मुझे बात ही ना करे, मैं तो आईपीएस अधिकारी हूँ। तो इस प्रकार के शुरू में ख्याल आते थे, लेकिन जब गए नौकरी में, जब काम करना शुरू किया, तब समझ में आया कि लोग, पद जरूर है, एज एक बस फैक्टर है कहीं ना कहीं। जो आप निर्णय लेते हैं, आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं उन निर्णय के पीछे, और आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। कई बार हम लोगों को निर्णय लेने पड़ते हैं और बाद में लगता है कि यार हो सकता है ये आसान निर्णय दूसरा था, बट अब क्योंकि निर्णय ले लिया है तो अब उसको सही करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी का भाव, और जिम्मेदारी बूढ़ा तो कर ही देती है मुझे लगता है, तो अब वो तो अपने आप में है। जी सर, मेरा ये सवाल रहेगा कि सर जब आप बस्तर आए थे तब आपके सपनों में कैसा बस्तर था? क्या आप अभी उसे पूरा हुआ देख पा रहे हैं? जब मैं बस्तर आया था तो बहुत लंबी विजिट नहीं थी। पता नहीं क्यों मैं अपने आप को हर बार बोलता था कि बस्तर घूमने नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ कभी ना कभी तो पोस्टिंग होगी। तो ये लगातार पिछले 8-10 साल का जब से करियर था छत्तीसगढ़ में, मुझे मन जरूर था बस्तर में नौकरी करने का। मौका नहीं मिला। मेरे लगभग बाकी सारे चारों संभाग में नौकरी काफ़ी हो गई थी, रायपुर में ज़्यादा लंबा हो गया था थोड़ा। फिर मेरे ख्याल से ये अंतिम मौका ही था, क्योंकि फिर इसके बाद और सीनियर हो जाते तो शायद बस्तर में भेजा नहीं जाता। तो बहुत अच्छा लगा जब यहाँ पर आया, और जब पहली बार दौरे पे निकला था मैं यहाँ पर, तो अचानक वो थॉट वापस आया, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात थी तो मैं भी भूल गया था। अचानक ये ख्याल वापस आया कि ऐसा मैं कभी बोला करता था कि बस्तर नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ नौकरी करने तो जाना ही है। और वास्तव में जब मैं यहाँ आया तो जो मैंने चीज़ें सुनी थी कि लोग बहुत सरल हैं, प्रशासन को काम करने का एक बहुत स्कोप है, और प्रशासन से काम की अपेक्षा भी है, और अनावश्यक विरोध नहीं है। कोई जेन्युइन चीज़ का, कोई जेन्युइन डिमांड को लेकर के यदि हमारे साथ पास आता है, अपनी समस्या बताते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि प्लानिंग में हम लोगों को साथ में रखते हैं, तो कोई भी जेन्युइन चीज़ होगा तो उसको हम भी सुनते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। लेकिन कई बार होता है विरोध करने के लिए विरोध, कि मेरा हित नहीं साध रहा है तो इसलिए बस विरोध। तो वो उस तरह की जो नकारात्मकता है जो कई बार हम बड़े शहरों में देखते हैं, वो बस्तर में बिल्कुल नहीं है, ना बराबर है। तो अधिकतर यहाँ पर जिस प्रकार का काम आप देख रहे हैं, दलपत सागर में भी आप देख रहे हैं, ये काम और किसी बड़े शहर में, बड़े जिले में करना इतनी कम समय में कोविड के काल के बाद होना, मैं मानता हूँ असंभव है। चाहे मैं होता, चाहे जो भी होता, मेरा जो व्यक्तिगत राय है वो असंभव था। इतने कम समय में इस परिस्थितियों में ये काम हो गया, ये बस्तर के लोगों की, जगदलपुर के लोगों की एक जो सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, वो ये उसको दर्शाता है। और यही मेरी उम्मीद भी थी, जो मुझे बताया भी गया था, और यही मैंने पाया, और बहुत खुश हूँ। मेरी सबसे अच्छी पोस्टिंग्स में से एक मानता हूँ मैं बस्तर को। सर कुछ अब व्यक्तिगत सवाल। सर आप एक कलेक्टर का पद बहुत जिम्मेदारी पूर्ण होता है, इतने व्यस्त समय में से आप कैसे अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं? अपना शौक कैसे पूरे करते हैं? अगर आप संगीत में शौक रखते हैं तो गाने कब सुनते हैं? तो इस तरह की कुछ जो बातें हैं हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके निजी जीवन के बारे में, सब बताइए। निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण जीवन है, और चुनौतियों के साथ साथ अपने निजी जीवन को बैलेंस करना भी एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। समय मैनेजमेंट जो है, समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। मैं मानता हूं कि मैं उसमें काफ़ी अच्छे से काम करता हूं। आप हमेशा देखेंगी एक फोल्डर के बिना मैं कहीं नहीं घूमता हूं, और मुझे अगले कुछ घंटों से लेकर के अगले पूरे महीने में क्या करना है वो मेरा पहले से तय होता है। तो मुझे पता होता है कि इस समय ये समय परिवार का है, ये ऐसे देना है। किसी को भी समय देने से पहले मैं 4 बार सोचता हूँ कि अगर वो काम कोई और कर सकता है तो फिर वो करे, और इस तरह से। और बाकी मैं अपनी टीम में भरोसा रखता हूँ। कई बार जो कई लोगों का ऐसा स्टाइल होता है कि खुद जाके ड्राइव करते हैं चीज़ों को, तो मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि मेरे टीम वाले अगर अच्छे हैं तो मैं उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मुझे कम जाना पड़े, मैं तभी जाऊँ जब वो मुझे रिक्वेस्ट करें कि साहब आपका मार्गदर्शन चाहिए या कुछ ऐसा दृष्टिकोण देखना है, तो उसमें तो निश्चित रूप से। और जहाँ तक शौक की बात है, हाँ, म्यूजिक का शौक अभी नया शुरू हुआ है मुझे, तो मज़ा तो बहुत आ रहा है। और गुनगुनाते भी हैं सर आप? अब यहाँ तो मैं रिस्क नहीं लूंगा कुछ बोलने का, लेकिन हाँ कुछ सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। आज तो अच्छा अगले इंटरव्यू में अपन उसको रखेंगे, लेकिन निश्चित रूप से कभी मैं सोचा हूँ कि कभी बस्तर आर्ट गैलरी में अगर परफॉर्मेंस का मौका मिले, तब तक अगर थोड़ा कुछ सीख पाऊँ तो करेंगे, तो उसके बाद आपसे इंटरव्यू भी करेंगे निश्चित रूप से। और लेकिन हाँ, अपने जो शौक हैं, खास तौर पे सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए समय निकालना भी ज़रूरी है। कोशिश करता हूँ, योग वगैरह करते हैं? योग का भी कोशिश करता हूँ, लेकिन
और 80% समय सफल भी रहता हूँ, बट 20% तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है। सर एक और बात, जब कोरोना का काल था उस समय जो आप वीडियो भेजते थे सोशल मीडिया पे, उस समय आप लास्ट में कहते थे आपका अपना कलेक्टर रजत बंसल, तो ये जो बात है लोगों को बहुत पसंद आई थी कि देखिए कोई कलेक्टर है जो हमसे इतने अपनत्व से जुड़ा हुआ है। तो ये जो सोशल मीडिया का जो आपने उपयोग किया सर, बहुत ही सराहनीय रहा, लोगों के लिए, लोगों तक संदेश पहुंचता रहा। बहरहाल इस बात के साथ मैं अपने अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूँगी कि सर जब आप एक IAS नहीं होते तो क्या होते? ये सवाल मैं भी अपने आप से कई बार करता हूँ, लेकिन उत्तर एक कोई कॉन्क्रीट उत्तर तो नहीं आया। लेकिन हाँ, मैंने जो अपने लिए सोचा था उस समय, जब 22-23 साल की उम्र में जब सोचा कि एग्ज़ाम दूंगा, तब मैंने सोचा था सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में जाऊंगा कि क्यों ना हम ऐसा बिजनेस करें जिससे ठीक है हम भी 2 पैसे कमाएं, हमारा भी परिवार चले, लेकिन साथ में कुछ लोगों का भला हो। तो आज मैं देखता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे लोग इस फील्ड में आ गए हैं। इनफैक्ट हमने थिंक बी का स्टार्टअप का जो एक इंक्यूबेशन सेंटर किया यहाँ पर शुरू, उसमें कई ऐसे सोशल स्टार्टअप्स हैं। कुछ लोग आर्टिजन्स के साथ काम करते हैं, कुछ लोग जो हमारी पर्यटन समितियाँ हैं उनके साथ काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो शायद इस सवाल का उत्तर यही है कि अगर IAS नहीं होता तो मैं अपने आप को सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में देखता। बहुत अच्छी बात कही सर। दर्शकों, अभी आपने बस्तर कलेक्टर रजत बंसल जी से कुछ बातें सुनी, बस्तर के विकास के बारे में सुनी, कुछ व्यक्तिगत बातें हमसे की। सर जी, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।